Okay, so in the last class, I was trying to find the velocity of matter wave. हमने इस बात पे जोर दिया था कि if we have a body and this body is in motion with constant velocity v and the mass is m, then the associated wave, this associated wave is known as matter wave, and this is matter wave. The wavelength of this matter wave lambda it is equal to h upon mv. एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर करने के लिए हमारे पास हमने एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस कर लिया था. But what's about the velocity of this matter wave? So we are trying to what is the velocity of matter wave. इससे हम लोग डिस्कस कर रहे थे matter wave का वेलोसिटी क्या होगा. तो इस matter wave velocity कैलकुलेट करने के लिए in order to calculate the velocity of this matter wave we just tried that original formula whatever we have used so far for progressive wave, and that was that Vp, this is phase velocity, so Vp is equal to omega by k or this is equal to nu multiplied by lambda. ये फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था where omega is angular frequency, this is 2 pi nu, and the k this is wave vector, it is 2 pi by lambda. ये वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, हमारे पास बीम की वैल्यू जो है वो न्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा आ रहा था. और इसके लिए सिंपल सा हमने एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिया और उसको फेज टर्म को हम लोग कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट लेकर के डिफरेंशिएट करके सिंपल सा मैथमेटिक्स करते हुए हमारे पास ये रिलेशन आया था. दिस ओमेगा p is equal to vp is equal to omega upon k. This is phase velocity, and then we just try to verify this phase velocity. This is whether the velocity of matter wave is r naught. So what we did, we have calculated this Vp for this matter wave. So this Vp it is equal to nu lambda, and here we compare two equations. One is energy, that photonic energy, that relativistic energy is equal to mc square, and second term that is that photonic energy, that is h nu. When we compare these two, we have this nu it is equal to mc square by h, where this m is taken as relativistic mass because if we take atomic subatomic level particles, and Sir, when we provide yes Ananta, ब्लड दिख रहा है सर. बाकी सबको भी ब्लड दिख रहा है. यस सर. पेट का इश्यू होता है कभी कभी यार. चलिए मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं इसको. सर आपका माइक ऑफ है. सो न्यू हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया और उसके बाद फिर सेकंड टर्म था दैट वाज लैम्डा. सो वी हैव टेकन दिस लैम्डा इट इज इक्वल टू h upon mv. इन बोथ केसेस जहां पर m आया है उसे हमने रिलेटिविस्टिक टर्म्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया था क्योंकि फिजिक्स यही अलाउ करता है. अदरवाइज अगर कुछ बुक्स में इसे हमको रिप्लेस ना भी करते हैं क्योंकि वो आगे जाके कैंसिल हो जाता है. So what we are getting this Vp it is equal to c square by v. ये रिलेशन हमारे पास लास्ट क्लास में है. इस रिलेशन में this v this is
मास ऑफ दिस बॉडी, ये उस बॉडी का, उस पार्टिकल का मास है, एंड दे सी द स्पीड ऑफ लाइट. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग एज अ फिजिक्स, सिंस v इज लेस देन c, ऑब्जेक्ट की ये जो बॉडी है इसका जो वेलोसिटी है ये c से कम होता है, then what we are getting this vp will be greater than c, means ये जो फेस वेलोसिटी है this is greater than c. so अगर ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दो चीज को अवॉइड कर रहा है, दो चीज को राम साहब प्रूव कर रहा है. पहला आइंस्टाइन का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी नॉट ग्रेटर देन c, जबकि ये ग्रेटर देन c आ रहा है. सेकंड, मैटर वेव का डेफिनेशन में वी हैव मेंशन्ड दैट द मेजर वेव इज एक्चुअली द वेव व्हिच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर. उसको हमेशा मैटर के साथ एसोसिएट होकर के रहना है. तो अगर बाई में ये दोनों सही हुआ तो ये vp की वैल्यू c से ज्यादा है, v की वैल्यू c से कम है, मतलब ये पीछे रह जाएगा और मैटर वेव जो है वो आगे निकल जाएगा, जो कि मैटर वेव का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं. कहने का दिया है कि हम vp से मींस फेस वेलोसिटी से मैटर वेव के वेलोसिटी को इंटरप्रेट नहीं कर सकते. We cannot interpret. So as a result, we can say we cannot represent velocity of matter wave by its phase velocity. हम phase velocity से matter wave का velocity represent नहीं कर सकते. मीन्स हमें अब इस वेलोसिटी को थोड़ा और ढंग से सोचने की जरूरत है. यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिक्स यूज करने वाला हूँ. कुछ पुराने फिजिक्स, कुछ पुराने मैथमेटिक्स तुमको याद कराऊंगा और मेंटली प्रिपेयर रहो. मैं किसी से छोटे मोटे कुछ फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पूछ सकता हूँ, और मेरे ख्याल से 11th 12th में तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री किया है. छोटे छोटे फार्मूला है, मेरे ख्याल से वो कन्वेंशनल फार्मूला है, सो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. सो नाउ अब इस फेस वेलोसिटी को दूसरे ढंग से हम सोचने की कोशिश करें. फैसिलिटी को थोड़ा समय के लिए भूल जाए. अब हम इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली सोचें. अब माइक्रोस्कोपिकली कैसे? ये बॉडी हमारे पास है. जनरली हम मटेरियल के बारे में जानते हैं, बॉडी के बारे में जानते हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स. तो अब मैं इस बॉडी का जिसका टोटल मास m है, इसको मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मैं इमेजिन कर रहा हूं. So this body, it is made up of so many small particles. These are the particles of this body. These are the particles. बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है. जनरली ऐसे ही होता है in the physics. So this body, it is the combination of so many small particles. Means, और ये जो particles हैं, हम इस पार्टिकल के बारे में बात करते हैं जब हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं. अगर ये गैसियस स्टेट होगा तो ऑल दीज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, वोलेटाइल नेचर पे होगा, कहीं पर भी जा सकता है, फ्री मूवमेंट हो सकता है. अगर लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट में होने से ये पार्टिकल जो है फ्री तो है, बट इतना फ्री नहीं होता, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता है. तो दैट इज इन द लिक्विड स्टेट. बट इन द सॉलिड स्टेट ये कॉम्पैक्टली बाउंडेड होता है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होता है. लेकिन मोशन की अगर कोई बात किया जाए तो इनमें कम से कम एक मोशन तो हो सकता है, एंड दैट इज नोन एज द वाइब्रेशनल मोशन. तुम लोगों ने 11th क्लास में कितने प्रकार के मोशन पढ़े थे? कितने प्रकार के मोशन जानते हो अभी तक? एनीवन? जल्दी जल्दी. अमन परगनिया, यस सर. कितने प्रकार के मोशन जानते हो? सर वाइब्रेशन, एसएचएम, वाइब्रेशन मोशन, हार्मोनिक वाइब्रेशन, हार्मोनिक और सागर देवांगन, कितने प्रकार का मोशन जानते हो? जवाब इसको सागर. हाँ बोलो, जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सागर.
देवांश यादव, rectilinear motion, circular motion. Okay, so circular motion, collinear या rectilinear motion, linear motion, vibrational motion, तीन प्रकार का main rotational motion that is just the part of advanced part of that circular motion. So we have linear motion, vibrational motion, circular motion, rotational motion. ये टाइप के मोशंस हम लोगों ने पढ़ा है और ये डिपेंड करता है अगर बाय द वे कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो इसमें सारे प्रकार के मोशन हो सकते हैं, लिक्विड है तो लिक्विड में भी ये सारे प्रकार के मोशन हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये सॉलिड है जहां पर ये रिजिड बॉडी की बात हम करते हैं तो इस पार्टिकल में कम से कम वाइब्रेशन मोशन तो हो ही सकता है, ये इतना रिजिड नहीं होता, इसमें कम से कम वाइब्रेशन मोशन तो हो सकता है। अब इस पार्टिकल को थोड़ा डिटेल से सोचने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से सुनना है ना, अदरवाइज से कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है। ये सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, लेट्स से द मास इज स्मॉल m, सारे पार्टिकल का मास जो है स्मॉल m। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस बॉडी के साथ, इसका वेलोसिटी जो है वो v है, मींस इस बॉडी के साथ मोशन में तो है, लेकिन उसके बावजूद इस पार्टिकल का जो इंडिविजुअल जो वेलोसिटी हो सकता है दैट मे बी डिफरेंट। कैसे? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ये ओवरऑल इस बॉडी की वेलोसिटी v है, मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टिकल जिससे ये बॉडी बना हुआ है इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से डिफरेंट हो सकता है, बट एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम, अदरवाइज ये पार्टिकल जो है बॉडी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस v से डिफरेंट हो सकता है। कैसे? ये पार्टिकल इसमें वाइब्रेशन मोशन है, जैसे मैंने वाइब्रेशन मोशन इस प्रकार से वाइब्रेट हो सकता है, ऐसे वाइब्रेट हो सकता है, ऐसे वाइब्रेट हो सकता है, ऐसे वाइब्रेट हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन पे वाइब्रेट हो सकता है। वाइब्रेशन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा फिक्स तो है नहीं, किसी भी डायरेक्शन पे वाइब्रेट हो सकता है। सो दिस पार्टिकल दिस इज वाइब्रेटिंग अलोंग दिस पार्टिकल मे बी इट इज वाइब्रेटिंग अलोंग दिस पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलोंग दिस। इस वाइब्रेशन के दौरान क्या होगा कि इस पार्टिकुलर सेंटर पर उसकी वेलोसिटी सेंटर पर उसका जो वेलोसिटी है जहां पर वो रेस्ट में है उस समय उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी v के बराबर होगा, लेकिन जब ये इस समय इस डायरेक्शन पे जा रहा है सेंटर पे जीरो पोजीशन पे रहना है, अगर वो जीरो पोजीशन पे है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू v, लेकिन जैसे ये इस डायरेक्शन पे जाएगा द एवरेज वेलोसिटी विल बी मोर देन v, जैसे ये इस डायरेक्शन पे जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी लेस देन v। उसी तरह से रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें यहां पर भी ऐसे होगा, सेंटर पे जहां पे होगा उस समय उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी v के बराबर होगा, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा इस डायरेक्शन पे जाएगा। तो तुम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी जैसे टर्म पढ़ा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े थे 11th क्लास में, दो वेलोसिटी को ऐड करना या माइनस करना। उस रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, अगर दो पैरेलल अगर कोई जा रहे हैं और एक के रिस्पेक्ट में दूसरी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज डिफरेंट। ये चीज यहां पर भी होगा, यहां पर हम वेक्टर सम या वेक्टर सम की हम बात करेंगे। तो सेंटर पे जब हम उस पार्टिकल को रेस्ट में अबाउट टू रेस्ट मान रहे हैं तो उस समय उसकी वेलोसिटी v के बराबर होगा, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर कोई इस डायरेक्शन पे जाएगा तो उसका वेलोसिटी होगा दैट विल बी मोर देन v। यहां पर अगर कोई इस डायरेक्शन पे रहेगा तो दैट इज लेस देन v, लेकिन ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी विल बी v। इससे क्या होगा कि इससे कॉरेस्पॉन्डिंग मैटर वेव मींस दिस इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, हर पार्टिकल से ये एक पार्टिकल हुआ इससे एसोसिएटेड एक वेव होगा, एक दूसरा पार्टिकल हुआ इससे एसोसिएटेड एक वेव होगा, एक तीसरा पार्टिकल हुआ इससे एसोसिएटेड एक वेव होगा, और इससे एसोसिएटेड वेव का लैम्डा दिस इज लैम्डा 1 दिस इज लैम्डा 2 दिस इज लैम्डा 3 सबका वैल्यू जो है वो अलग-अलग हो सकता है क्योंकि उसका वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो दिस इज इक्वल टू h अपॉन, मैंने मास को आइडेंटिकल रखा है, h अपॉन mv1 दैट इज h अपॉन mv2 दैट इज h अपॉन mv3। इस प्रकार से डिफरेंट पार्टिकल से एसोसिएटेड डिफरेंट मैटर में हो सकता है। कहने का ये है कि इस बॉडी को जो हम अगर कोई ऐसा मैक्रो बॉडी ले रहे हैं, बड़ा बॉडी ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक मैटर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ले रहे हैं और सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी को थोड़ा सा भी अगर कोई डिफरेंट हम मान रहे हैं इस वेलोसिटी से, तो हर पार्टिकल्स रिलेटेड अपना एक वेव होगा। अब ये सारे वेव जो है क्योंकि एक दूसरे के बहुत पास है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे के बहुत पास है, तो तुम लोगों ने एक सुपरपोजिशन जैसे टर्म पढ़ा होगा, सुपरपोजिशन पढ़े हो, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव याद आ रहा है? साउंड में भी पढ़े हो और वेव में भी पढ़े हो, इंटरफेरेंस जब पढ़े तो सुपरपोजिशन जानते हो?
सर जब दो वेव एक साथ हाँ, फ्लक्चुएट करते हैं तो जब दोनों का फ्रीक्वेंसी एक साथ हो जाता है तो सुपरपोजिशन। दोनों वेव एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, ऐसा कहते यस हैं। सर। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट कंडीशन के ऊपर। तुम्हारे पास डिफरेंट सुपरपोजिशन से आउटपुट डिफरेंट फॉर्म में होता है। हाँ, ये तुम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर हम दो वेव्स की सुपरपोजिशन, यहाँ बहुत सारे वेव्स हमारे पास होंगे, अगर दो वेव की सुपरपोजिशन की बात करें तो दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव। तो दोनों वेव, अगर हम इंटरफेरेंस जब पढ़ते हैं तो इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, दोनों वेव्स जो है वो एक ही डायरेक्शन के मोमेंट पे है, सेम डायरेक्शन के मोशन पे। तीन चार कंडीशंस होते हैं, अगर वो कंडीशंस को वो फुलफिल करता है तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आउटपुट या तो इस प्रकार से बड़े वेव के फॉर्म में आता है या एक छोटे वेव के फॉर्म में आता है। ऐसे बड़े वेव्स के फॉर्म में आता है तो इसको तुम लोगों ने कहा है दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह देते हैं। और अगर छोटे वेव्स के फॉर्म में आता है तो इसको तुम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव वेव कहा। मैं जस्ट ओवरव्यू कर रहा हूं जो तुम लोगों ने पढ़ा है, ये ऐसा सुपरइम्पोजिशन होता है। दूसरा सुपरइम्पोजिशन हो सकता है, एक वेव इस डायरेक्शन पे जा रहा है, दूसरा वेव अगर कोई इस डायरेक्शन पे आ रहा है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज अगर आइडेंटिकल है तो ये वेव्स आगे नहीं बढ़ता बल्कि ऑस्किलेट होते रहता है। ऐसा ऑस्किलेट होता है जिसको तुम लोगों ने स्टेशनरी वेव कहा था। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो तो बिट्स वगैरह क्रिएट होता है, साउंड वेव में तुम लोगों ने ये पढ़ा है। तो हम इस प्रकार के सुपरइम्पोजिशन की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास डिफरेंट वेव्स हैं और ये डिफरेंट वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन पे प्रोपगेशन पे है और रिजल्टेंट हमारे पास इस प्रकार के मींस we will have numbers of waves और ये numbers of waves में सुपरइम्पोजिशन होगा और सुपरइम्पोजिशन से हमें आउटपुट के फॉर्म में कुछ स्पेशल शेप का वेव मिलता है and that is the resultant wave. So let us have, this is one wave, this is another wave, this is the third wave, these are the fourth wave and so on, fifth wave. So we have different waves depending on n numbers of particles है, कैसे n numbers of waves हमारे पास बनेंगे। ये सुपरइम्पोज करेंगे सारे वेव, सुपरपोजिशन होगा और सुपरपोजिशन से हमारे पास एक वेव इस प्रकार से बनता है and this is the wave, this is a B wave and this is known as wave packet. इसको wave packet कहा जाता है। So wave packet is actually the packet of waves. इतने सारे waves हैं, इस सारे waves जो है पैकेट के फॉर्म में सुपरइम्पोज होकर के रहते हैं तो इसको wave packet कहते हैं। यहाँ पर ऐसे बुक्स में सिर्फ इतने पार्ट को दिखाया जाता है, मैं तो बाकी पार्ट को भी कह दिया। तो दिस इज द वेव पैकेट। सो राइट वन स्टेटमेंट, एक सेंटेंस यहाँ पर वेव पैकेट के लिए लिख लो। पहले तो इस डायग्राम को थोड़ा बनाओ, मैं देखना चाहूंगा, है ना। ये डायग्राम तुम्हारे पास सबके पास होना चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बुक्स में इस ढंग से नहीं दिया रहता। जस्ट एक सेंटेंस पे खत्म कर देते हैं। एक बिग बॉडी था, इसको मैंने छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया, हर पार्टिकल से रिलेटेड मैंने वेव्स लिया। हर पार्टिकल से रिलेटेड वेव्स जो है वो डिफरेंट वैल्यू का हो सकता है क्योंकि ये पार्टिकल का वेलोसिटी बिकॉज़ ऑफ दिस वाइब्रेशनल पार्टिकल, वाइब्रेशनल पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम दिस v। सो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। ये सुपरइम्पोजिशन होगा। सो आफ्टर सुपरइम्पोजिशन वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ वेव। अगर वेल सेट ऐसा भी वेव सेट हो सकता है या ऐसा भी वेव बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आउटपुट ऐसा भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन characteristics of these waves। अगर इस सब के सब sinusoidal बहुत बेहतरीन वेव है then output will be this। अगर ये रैंडम वेव्स हैं, कुछ भी वेव्स हैं, कहीं पर भी आपका सुपरइम्पोजिशन हुआ है तो हमारे पास एक रैंडम इस प्रकार का पैकेट बन सकता है। इसको हम लोग एक बार अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, बट दिस इज नोन एज द वेव पैकेट। सो वेव पैकेट इज व्हाट? सो वेव पैकेट एक लाइन यहां पर लिख लो। So a wave packet, wave packet is a packet of waves which is actually are in fact the resultant of or result of superposition of many different waves। तो बहुत सारे अलग अलग वेव्स के सुपरइम्पोजिशन से हमें एक वेव पैकेट प्राप्त होता है।
So that is actually the resultant wave. So this wave packet is a packet of waves which is in fact the result of superimposition of many different waves. अब यहाँ पर मैं इसको मैटर वेव पैटर्न में लिया हूँ, मैटर वेव पैटर्न मेरे पास ऐसे आया और ये डायग्राम को थोड़ा नीचे क्लियर बना देना। हाँ, तुम तो ऐसे डायग्राम बनाने में एक्सपर्ट हो, है ना, तुम अच्छे से कर सकते हो। हाँ मुस्कान गुप्ता, Where is मुस्कान? मेरी आवाज आ रही है मुस्कान? यस। तो लैपटॉप से ज्वाइन की है तो क्या हुआ? तो लैपटॉप से ज्वाइन किया तो उसमें साउंड ही रहता है क्या? माइक ये लगाया करो, हाँ ईयरफोन लगाया करो। तो तुमको समझ में आया है मुस्कान? यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में दे दो भाई। हाँ, जितने लोगों को क्लियर हो, सभी को क्लियर है? जस्ट गिव कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। तो क्या हो रहा है, हमें डिफरेंट वेव से एक वेव पैकेट बन रहा है। अब इस वेव पैकेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब इस वेव पैकेट की वेलोसिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लाभ सुपरइम्पोजिशन यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, और वो चीज जो तुम लोगों ने इंटरफेरेंस में किया है उसी मैथमेटिक्स को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट दैट मैथमेटिक्स। हम दो वेव लेकर के चलते हैं, इतने सारे वेव्स तो हम नहीं ले सकते, दो वेव लेकर के चलेंगे और सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो मेरे पास मिटा दो इसको, यस मिटा सर। दो। ओके, तो मैं दो वेव लेकर के इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, और वही कैलकुलेशन जो तुम लोगों ने 12th क्लास में किया है। तो लेट्स स्टार्ट सम मैथमेटिक्स और उसका फिर फिजिक्स आने की कोशिश करेंगे। So just we are talking about two particles. This is one particle, this is another particle. एक वेव ये हो गया, दूसरा वेव ये हो गया। इसका इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, this is y1 and amplitude मैं आइडेंटिकल रख लेता हूँ। So this is a cos का टर्म मैंने यूज किया था, so cos ओमेगा t minus kx एक प्रोग्रेसिव वेव ये हो गया। सर बोर्ड ब्लर है। फिर से ब्लर हो रहा है, जस्ट मैं ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम पे ठीक हो जाएगा। हाँ, आवाज थोड़ी ध्यान से सुनो, है ना, ये ठीक हो, तुमको आइडिया आ जाएगा। सो दिस इज y1 which is equal to a, मैंने एम्पलीट्यूड को सिमिलर रख लिया है, अगर मैथमेटिक्स में कॉम्प्लिकेशन ना हो, cos ओमेगा t minus kx। सो मैंने कहा था कि वेवलेंथ अलग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए दोनों पैरामीटर को चेंज करके मैं दूसरा वैल्यू ले रहा हूं, दैट इज y2 is equal to a cos ओमेगा की जगह पे मैं ले रहा हूं ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, एक छोटा सा चेंज, मल्टीप्लाई बाय t माइनस k प्लस डेल्टा k मल्टीप्लाई बाय x। सर ओमेगा के बाद क्या बोले? ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, डेल्टा जब स्मॉल जब हम फ्रेगमेंट लेते हैं तो डेल्टा टर्म यूज करते हैं, ट्रायंगुलर शेप में रहता है ना। ओके, यहाँ तक हो गया। So we have taken two waves, y1 is equal to a cos omega t minus kx। दूसरा वेव में मैंने एम्पलीट्यूड को सिमिलर रखा है, जो वेरिएशन मैंने लिया है वो है ओमेगा में, तो ओमेगा की जगह मैंने लिया ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। सेकंड जो है मैंने रख लिया k और उसकी जगह मैंने लिया k प्लस डेल्टा k, थोड़ा सा वेरिएशन मैंने दे दिया दोनों वेव। अब इसको आप सुपरइम्पोजिशन यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ सुपरपोजिशन से क्या होता है, दिस y इट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को जोड़ना है। तो दिस इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस kx प्लस a cos ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा t माइनस k प्लस डेल्टा k x। Now you have to use a formula that is cos a plus cos b। चलो एक जरा फार्मूला बता दो आपको। स्पर्धा साहू,
चलिए फार्मूला बताइए cos A प्लस cos B का। वेरी स्पर्धा, हाँ बताओ जल्दी जल्दी। Yes, sir. कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, है ना। Yes, sir. हाँ, बताओ cos A प्लस cos B का फार्मूला बताओ। अदिति पटेरिया, cos A cos Sir, B। 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2. Yeah, so this is 2 cos A plus B by 2 multiplied में रहता है ना, multiplied by Yes, sir. cos A minus B A by 2. minus B by 2 और cos minus theta is equal to प्रियांश Cos theta. cos theta minus cos theta ना, cos theta is it। अब चलिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है और इसको आगे सॉल्व करके मुझे एक स्टेप रिजल्ट बताओ जल्दी से, डू फास्ट। This is the term. You have to use this formula and also this and give me the result. जितना जल्दी बताओगे उतना अच्छा है। हरियर जिसका हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हो।
अभी तक नहीं आया, इतना लेट हो रहा है। सर 2a cos omega t minus kx. Okay, so let me so first there will be a term 2a cos term. Yes, so omega and with plus sign this will be 2 omega and then divided by 2. So there will be omega plus delta omega by 2 multiplied by t. Is it? Yes, sir. omega लेटर में ये होगा, there will be minus sign and then k and k. दोनों k प्लस होगा divided by 2. So this is k plus delta k by 2 multiplied by x. Is it? That mistake है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है? Second term with another cos. So this is cos and minus करेंगे तो ये ओमेगा के साथ कैंसिल हो जा रहा है and there is one माइनस टर्म यहाँ पे है, अब चूंकि cos minus theta is equal to plus में होगा तो डायरेक्टली we can write plus. Okay, so this is delta omega by 2t minus delta k by 2x. Verify this, check it. मेरे मैथमेटिक्स पे भरोसा मत करो, है ना, तुम खुद करो और ये सही है कि नहीं है ये बताओ मुझे। इसमें इसको माइनस करना है तो ये माइनस करने से ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, ये डेल्टा ओमेगा माइनस साइन के साथ में आएगा, लेकिन चूंकि हमने कहा था कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसलिए हम माइनस और प्लस को ये नहीं कर रहे हैं, इसमें इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं डेल्टा ओमेगा बाय 2t। सेकंड टर्म में इसमें इसको माइनस करना है तो k कैंसिल हो जाएगा एंड डेल्टा k बाय 2x। इज इट? Yes, sir. यस सर। सही है ना, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। Since this delta omega is a very small quantity, since delta omega and delta k these are very small quantities, बहुत smaller infinitesimal quantities है, so we can have some approximation like this: omega plus the delta omega by 2 can be written as equal to omega. Similarly, k plus delta k by 2 can be written as equal to delta k. Means ये जो delta omega by 2 ऐसे भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी k को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे भी छोटी सी क्वांटिटी है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन में इसको अवॉइड कर सकते हैं। So what we will have mathematically, this y is equal to 2a cos omega t minus kx, the original term जो पहले हमारे पास था, multiplied by cos delta omega by 2t minus delta k by 2x. इतना आ रहा है सभी से? यस सर। सभी से आ रहा है इतना? वेरी गुड। Yes, sir. अब चलिए इसको फिजिक्स देखें। ये दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी हैव टेकन टू वेव्स, हमने दो वेव्स लिया, दोनों वेव को हमने सुपर इंपोज कराया, दोनों वेव को सुपर इंपोज कराकर हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। सो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक टर्म ये आ रहा है, दूसरा टर्म ये आ रहा है, एक गुड अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी इसके कंपेयर में छोटा है, इसके कंपेयर बहुत छोटा है, सो वी कैन अवॉइड दिस वी कैन टेक दिस एज ओमेगा, दिस इज ओमेगा k, सो we can rewrite this relation, this y is equal to 2a cos omega t minus cos omega t omega delta omega by 2t minus delta k. Now let us see the physics. यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये टर्म तो वही ओरिजिनेट करना है तो हमारे पास पहले वेव के साथ आ रहा है,
मतलब वेव की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पूरी तरह खत्म नहीं हो रही है, वेव की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये वाला जो टर्म है वो उसको मॉड्यूलेट कर रहा है, मतलब थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने की कोशिश कर रहा है, मॉड्यूलेट करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज द ओरिजिनल टर्म, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल वेव, एंड दिस इज मॉड्यूलेटेड, ये मॉड्यूलेटेड। और वो जो वेव पैकेट की जो फिजिक्स है, वेव पैकेट की जो प्रॉपर्टी है, दैट विल बी गिवन बाय दिस मॉड्यूलेटेड टर्म। मैंने कहा था एक प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी हम कैसे पता करते हैं? दिस y, दिस a, दिस b, the properties of that medium, पार्टिकल के मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है। ये जो पास के अंदर है थीटा के टर्म में जो है वो जो है वो उस वेव की प्रॉपर्टी बताता है। हम उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे ही अगर ये एक वेव पैकेट बनाता है तो उस वेव पैकेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये मॉड्यूलेटिंग टर्म होता है। So this modulated term will give the property of wave packet, means wave packet के अगर हम पहले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा। So the modulated term will give the property of wave packet मींस हम अगर वेव पैकेट की एनर्जी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो उसका हेल्प लेना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट, what we do, we will compare this, हम इसको यहाँ पे लेंगे तो this delta omega by 2t minus delta k by 2x is equal to constant। वही प्रोसेस जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में अडॉप्ट किया था। Now we differentiate it by differentiating what we will have is a delta omega by 2 dx, sorry dt minus delta k by 2 dx, this is equal to 0 because this is constant। अब इसको वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दें। So this implies dx by dt is equal to delta omega by delta k, and this is dx by dt is nothing but velocity, but this is not the phase velocity, this is the velocity of wave packet which is represented by phi z, इसको phi z से represent करते हैं, and this is known as group velocity। So the group velocity phi z it is equal to delta omega by delta k। क्लियर है? मैं एक बार फिर से कर रहा हूं। मैंने उस आउटपुट लिया, आउटपुट में जो मॉड्यूलेटेड वाला पार्ट था, उस मॉड्यूलेटेड वाले पार्ट से मुझे वेव पैकेट का प्रॉपर्टी मिलेगा। मुझे वेव पैकेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मैंने उसको वो जो फेस वाला टर्म है उस फेस वाले टर्म को मैंने कांस्टेंट लिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। इसका टर्म dt का डिफरेंशिएशन हो गया है, t का डिफरेंशिएशन dt हो गया, x का डिफरेंशिएशन dx हो गया। अब मैंने इसको dx by dt के लिए सॉल्व कर दिया, देन आई विल हैव दिस v c इज इक्वल टू d ओमेगा बाय t। क्या था? क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए ओके। सो एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं और उसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कल की क्लास के लिए, है ना? वो कैलकुलेशन करके आना, तो कैलकुलेशन में पूरा क्लास लेंथ के लिए लगा दोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे स्लो लग रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन का यूज कर रहा हूं। इफ delta k tends to 0, then from the definition of derivatives, ये लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, डेरिवेटिव का डेफिनेशन is phi z it is equal to limit delta k tends to 0 delta omega by delta k, and
and one can write this is equal to d omega by dk. आप डायरेक्टली डेल्टा को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, याद रखना। कई बार अगर लिखा हुआ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा k इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dk, ये गलत होता है। इसको आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तभी लिख सकते हो जब इसका डिनोमिनेटर का मान जो है वो इट टेंड्स टू 0। ये लिमिट का लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, डेरिवेशन के जस्ट पहले लिमिट्स वगैरह कैलकुलेट करने की कोशिश किया। सो हियर इफ दिस डेल्टा k टेंड्स टू 0 देन दिस d omega by d delta omega by delta k can be written as equal to d omega. So vc is equal to this and dp is what? Phase velocity is omega by k. Phase velocity जो रहता है वो omega by k होता है, group velocity जो रहता है वो d omega by dk. And this group velocity is what? Group velocity is the velocity of wave packet. ये wave packet का group of waves का velocity होता है. So this is the velocity of wave packet. ये wave packet का velocity. Now question is, क्या ये जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है वह उस मैटर वेव की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है? हमें फिर से उस चीज को प्रूव करनी है, जैसे हमने vp के लिए प्रूव किया। हमारे पास vp के लिए क्या आया था? vp was equal to c square by v, ये आ गया था। वैसे अब हमें vc कैलकुलेट करनी है और vc को हमें प्रूव करनी है कि vc की वैल्यू कितना आता है। vc की वैल्यू अगर ऐसे अगर कोई आने लगा तो फिर हमें कुछ नया और सोचना पड़ेगा। So you have to calculate the value of this vc. अब चलिए मैं इसमें थोड़ा सा तुमको हेल्प कर रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, ये तुम्हारा HW है, होमवर्क है ना? इसको पॉजिटिवली करना। You can take the help of books, internet, Google, or your own mathematical capabilities, skills. चलिए, so let us calculate this vc. बता दो, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो। Yes, sir. चलिए, so this we have to calculate this vc now. So this vc is equal to d omega by dk. So this is equal to d omega by d phi upon dk by d with the velocity in the terms. अब मुझे एक ओमेगा का टर्म लेना है और k का टर्म लेना है जो कि वेलोसिटी का फंक्शन है। ओमेगा कैलकुलेट करूंगा, वेलोसिटी का फंक्शन, k कैलकुलेट करूंगा, ओमेगा का होगा v का फंक्शन, और उन दोनों को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो पहले हम लोग ओमेगा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। So what we have is we have this E is equal to so in order to take this omega, so we have two relations. First, for omega, we have this E is equal to h nu and this E is equal to mc square. When we compare these two, what we will have? We will have this h nu is equal to mc square. Omega is what? This omega it is equal to 2 pi nu. तो यहाँ पर मैं अगर इसको आगे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, व्हाट वी विल हैव इज 2 पाई न्यू h अपॉन 2 पाई से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड आई विल राइट दिस m as m naught by root of 1 minus v square by c square. I will write this and then this is equal to 2 pi nu is nothing but omega. Omega and this h upon 2 pi
it is given as another notation, that is H class. ये notation याद रखना. This H class is another Planck constant, which is actually equivalent to h upon 2 pi, where H class is equivalent to h upon 2 pi, which is equivalent to 1.05 into 10 to the power 34 joule second. एक और Planck constant है जिसको नील्स बोर ने फर्स्ट टाइम यूज किया था. So this is omega H class. It is equivalent to mc square. So omega that is equivalent to mc square by H class. So this omega that is equal to, and value रख दो. So this is m naught c square by root of 1 minus b square by c square and divided by H class. This is omega. What you have to find? You have to find this d omega by d phi. आपको d omega by d phi से find करना. ओके क्या क्या मैंने देखो बहुत सिंपल सा है, तुमको वो फाइंड करनी है, तुम्हारा असाइनमेंट है. सो जस्ट वी हैव कंपेयर दिस टू रिलेशन और इस फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को मैंने ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट करने के ऊपर नीचे 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया. इस 2 पाई न्यू इट इज इक्वल टू ओमेगा एंड h upon 2 pi दिस इज रिटन एज h class. So this omega h class is equal to mc square. So omega is equal to mc square by h class where m is equal to m naught root of the p square. इस वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, मेरे पास ओमेगा टर्म आया दैट इज नॉट c square by h class root of the p square by c square. You have to find this d omega by d. आपको ये फाइंड. Similarly for k के लिए भी वैसे करना है. ओके बता दो. चलिए k के लिए निकालो. For k but we have this k it is equal to 2 pi by lambda. ये रिलेशन हमारे पास है. इसको वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना है where lambda is equal to h upon mv from the Broglie relation. इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो and then k it is equal to 2 pi no ये तो कैंसिल हो जाएगा. So that is 2 pi by h mv like this. mv ऊपर चला जाएगा तो 2 pi mv upon h. So that is 2 pi h upon 2 pi it is h class. So हम इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे. So this is m naught phi by h class root of 1 minus p square by c square where m is equal to m naught root of 1 minus p square. So this is k now. You have to find dk by d phi. तो तुम्हारा असाइनमेंट ये है at the end of this lecture you have to find this d omega by d phi. You have to find this dk by d phi and you have to substitute this d omega and d by here and find the value of phi c. आपको बेसिक फाइंड करना है. Now you can give the your attendance. और ये मैं जवाब चाहता हूँ. कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको मैं क्लास में करवा रहा हूँ. सब पे सब इसको करना है ना. हमारा असाइनमेंट है और अदरवाइज एक क्लास फिर मुझे इसमें वेस्ट करना पड़ जाएगा.